दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और अपनी आदिकालीन लौकिक साहित्य की क्लासेस चल रही थी। आज आदिकालीन लौकिक साहित्य के अंतर्गत अपने गद्य साहित्य पढ़ेंगे दोस्तों। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ये जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ये चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम हो या फिर नेट, सेट, JRF, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए उपयोगी है और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप क्लास शुरू करता हूँ। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों आदिकालीन लौकिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन गद्य साहित्य को। किसको पढ़ रहे हैं? गद्य साहित्य को। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और पहली रचना हमने ली है आज राउलवेल। क्या लिए दोस्तों? राउलवेल। ये जो राउलवेल रचना है कवि रोड़ा कवि द्वारा रचित है और दोस्तों 10वीं सदी की रचना मानी जाती है। कौन सी सदी की? 10वीं सदी की रचना मानी जाती है। अच्छा दोस्तों, यह एक शिलांकित कृति है। शिलांकित का मतलब होता है शिला पर अंकित। शिलांकित का मतलब क्या होता है दोस्तों? शिला पर अंकित है, शिलांकित कृति है और गद्य पद्य मिश्रित है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है और इसी वजह से इसको चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप हो, यानी कि दोनों में क्या किया गया, उसको रचित किया गया हो, लिखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हिंदी में नक्सिक सौंदर्य वर्णन पद्धति का प्रारंभ इसी से माना जाता है। पहले तो हम समझते हैं नक्सिक सौंदर्य क्या होता है। यानी कि कवि जो होता है, कौन होता है दोस्तों? कवि जो होता है, कवि नायिका का या नायिका के सौंदर्य का, ठीक है, नख से मतलब है नाखून से और सिक से मतलब है सिर से, यानी कि पूरे शरीर के सौंदर्य का क्या करता है? वर्णन करता है। इसी को ही नक्सिक सौंदर्य वर्णन पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जो कि बात अपन करें जिसमें कि राजस्थानी प्रधान है। यानी कि ज्यादातर शब्द किसके मिलेंगे? राजस्थानी के मिलेंगे, जबकि हिंदी की 7 बोलियों के शब्द इसके अंतर्गत मिलते हैं। इसमें नायिका राउल का वर्णन पहले पद्य और फिर गद्य में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि जैसे मान लीजिए राउलवेल नामक जो रचना है उसमें नायिका राहुल का वर्णन पहले किस में किया गया? तो पहले दोस्तों किस में किया गया है? पद्य में, और फिर किस में किया गया है दोस्तों? गद्य में। अब मैं आपको याद करवाता हूं जैसा कि अपन ट्रिक का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, पी से लेना पी, प से लेना पी और जी से लेना जी, ग से लेना जी। यानी कि आप ऐसे याद रख लो, राहुल जो है, यानी कि ये जो नायिका है राउलवेल जो है या राहुल जो है, इसने पीजी कर रखी है। क्या कर रखी है दोस्तों? पीजी कर रखी है। क्या रखी है? क्या कर रखी है? पीजी कर रखी है। प से पद्य याद हो जाएगा और जी से गद्य याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ने सर्वप्रथम इसका क्या करवाया था? प्रकाशन करवाया था। अच्छा दोस्तों देखिए, बात अपन करें, राउलवेल 10वीं सदी की रचना है, रोड़ा कवि द्वारा रचित है और गद्य और पद्य में रचित है, इस वजह से चंपू काव्य है, शिलांकित है। इसमें नक्सिक वर्णन अपने को इसी में मिलता है। और बात अपन करते हैं कि नायिका राहुल जो है उसका वर्णन पहले पद्य में मिलता है और फिर गद्य में मिलता है। यानी कि राहुल ने क्या कर रखा था? पीजी कर रखा था। क्या कर रखा था दोस्तों? पीजी कर रखा था। अब मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लीजिए दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। देखिए, हाँ दोस्तों, अब आप लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ी
दे रुकिए आप, मुझे थोड़ा सा इसमें जो बिगड़ गया है वो लिख देता हूं मैं, आदिकालीन। अब ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अगली रचना है अपनी कुवलय माला। क्या रचना है दोस्तों? कुवलय माला। देखिए कुवलय माला जो रचना है ये उद्योतन सूरि द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरि द्वारा रचित है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये जो कुवलय माला रचना है इसको किसका ग्रंथ माना जाता है दोस्तों? गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें राजस्थानी को मरुभाषा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? इसमें राजस्थानी को मरुभाषा कहा है। और साथ में एक जानकारी और दे दूं मैं, राजस्थानी भाषा का उल्लेख यानी कि मरुभाषा के रूप में सबसे पहले जो मिलता है वो कुवलय माला के अंतर्गत ही मिलता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जीके के अंदर बन चुका है, तो आप याद रखें कि कुवलय माला में उद्योतन सूरि ने राजस्थानी भाषा को मरुभाषा कहा है। और ये बात करें आदिकालीन हिंदी साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना अपनी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो किसके द्वारा रचित है? दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों? दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। अब याद कैसे करना है? देखो उक्ति का मतलब क्या होता है? बात। क्या होता है? बात कहना। उक्ति यानी बात कहना। और बात कौन कहेगा? जो दमदार व्यक्ति होगा। ठीक है दोस्तों, बात कौन कहेगा? जो दमदार व्यक्ति को होगा वही अपनी बात को रखेगा, वही अपनी बात को कहेगा। यानी कि अब आपको याद हो जाएगा इजी वे में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये व्याकरण ग्रंथ है। अब आपको व्यक्ति से व्याकरण याद रख लेना। क्यों? क्योंकि व्याकरण की आवश्यकता किसको पड़ती है? व्यक्तियों को, लोगों को पड़ेगी, व्यक्तियों को पड़ेगी, जानवरों को तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि जानवरों को व्याकरण थोड़ी पढ़नी है। तो अब आपको याद हो जाएगा कि उक्ति कौन बोलता है? जो दमदार व्यक्ति होता है। यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की रचना है। और ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें गद्य व पद्य दोनों में तत्सम शब्दावली का क्या हुआ है दोस्तों? प्रयोग हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें गद्य व पद्य दोनों में क्या हुआ है? तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और अगली रचना अपनी है वर्ण रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, अगली रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर। और रचना किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। किसकी रचना है दोस्तों? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। अब आप याद रख सकते हैं कि रत्नाकर की बेटी कौन है? ज्योति। कौन है? रत्नाकर की बेटी कौन है दोस्तों? ज्योति। तो अब आपको याद हो जाएगा वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, ये 14वीं शती की रचना है और मैथिली भाषा के कवि हैं। कौन? ज्योतिश्वर ठाकुर। संपादन किया था सुनीति कुमार चटर्जी ने और प्रकाशन करवाया एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मिटा दूं। हाँ दोस्तों, अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा लिख दूं इसमें जो मिट गया है। देखिए प्रकाशन और गद्य। अब लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतिम अपनी स्लाइड है मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा जाता है। किसको बात अपन करते हैं? उक्ति व्यक्ति क्या नाम है उसका? वर्ण रत्नाकर को मैथिली भाषा का क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। अब अन्य जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। शब्द अनुशासन या छंद अनुशासन, ये रचना है हेमचंद्र सूरि की। और दोस्तों हेमचंद्र सूरि को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी बन चुका है, तो आप इंपोर्टेंट लगा लें। इसके अलावा सुकौशल चरित ये रयुदु का है, पांडव पुराण यश कीर्ति का है और प्राकृत प्रकाश जो है वर रुचि का है। दोस्तों अब आप पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर आप स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों
वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ये वीडियो मैं आपके लिए तो ला रहा हूँ, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आप जितने ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित करेंगे मैं उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।